इतिहास में कई बड़े बड़े शासक हुए हैं, है ना? पर कुछ ऐसे भी हैं जिनकी विरासत सदियों तक याद रखी जाती है। आज हम एक ऐसे ही शहंशाह बाबर की कहानी जानेंगे, जिसने सिर्फ लड़ाइयां ही नहीं जीती, बल्कि एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल कर रख दिया। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? हम चलेंगे बाबर के बचपन में, फरगना की वादियों में, फिर देखेंगे कि कैसे वो हिंदुस्तान की राह पर निकला और समझेंगे कि उसकी जीतों ने कैसे एक विशाल साम्राज्य की कहानी लिख दी। आखिर में हम उसकी लिखी विरासत और उन आखिरी सालों पर नजर डालेंगे जिन्होंने आने वाले 300 सालों की तकदीर तय कर दी। बाबर को समझने के लिए सबसे पहले उसके खानदान को समझना होगा, और उसका खानदान वाकई बहुत खास था। चलिए देखते हैं कि उसकी रगों में किन दो महान विजेताओं का खून दौड़ता था। तो नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद, लेकिन दुनिया ने उसे जाना बाबर के नाम से। बाबर का मतलब पता है क्या होता है? बाघ। और ये नाम उसकी शख्सियत पर एकदम फिट बैठता था। अब ये बात बहुत मजेदार है। बाबर की रगों में दो महान विजेताओं का खून दौड़ रहा था। एक तरफ पिता की ओर से वो तैमूर का वंशज था, और दूसरी तरफ माँ की ओर से चंगेज खान का। जरा सोचिए, जब आपकी विरासत ऐसी हो तो सपने कितने बड़े होंगे। उसकी जिंदगी की शुरुआत किसी तूफान से कम नहीं थी। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में गद्दी मिल गई, लेकिन जितनी जल्दी मिली उतनी जल्दी गंवानी भी पड़ी। यहाँ वहाँ भटकने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी, और फिर उसने काबुल में अपना एक नया ठिकाना बनाया। यही काबुल आगे चलकर उसके हिंदुस्तान फतेह का बेस कैंप बनने वाला था। अब बाबर ने अपनी पुरानी जमीन, अपना घर वापस पाने की बहुत कोशिश की, पर वो नाकाम रहा। तो उसने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसने पश्चिम की तरफ देखना छोड़ दिया और अपनी नजरें घुमाई पूरब की ओर, हिंदुस्तान की तरफ, जहां की दौलत और शोहरत उसे खींच रही थी। और यही वो मोड़ था जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। और यहाँ एक बहुत मजेदार बात है। बाबर हिंदुस्तान कोई हमलावर बनकर नहीं आया था, बल्कि उससे तो न्योता दिया गया था। यहीं के कुछ अमीर और सरदार, जिनमें आलम खान और राणा सांगा जैसे बड़े नाम थे, उसे बुला रहे थे। उन्हें लगा कि बाबर आएगा, दिल्ली के सुल्तान को हराएगा और चला जाएगा। लेकिन उन्हें ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि बाबर के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, जीत। मतलब सवाल तो यही उठता है कि बाहर से आया एक शासक, जिसके पास बहुत बड़ी सेना भी नहीं थी, वो इतने बड़े, इतने ताकतवर मुल्क पर कब्जा करने में कामयाब कैसे हुआ? देखिए, उसकी जीत कोई इत्तेफाक नहीं थी। इसके पीछे एक जबरदस्त प्लानिंग थी, और कुछ ऐसी तरकीबें थी जो हिंदुस्तान के राजाओं ने पहले कभी देखी ही नहीं थी। चलिए एक एक करके उसकी कामयाबी के इन राजों से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, सिर्फ 4 साल, और इन 4 सालों में 4 बड़ी, बहुत बड़ी लड़ाइयाँ। 1526 में पानीपत की लड़ाई, जहां उसने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत का ही खात्मा कर दिया। फिर अगले ही साल खानवा में उसका सामना हुआ राणा सांगा की जबरदस्त राजपूत ताकत से, और फिर चंदेरी, और फिर घाघरा। मतलब एक के बाद एक उसने उत्तर भारत के हर बड़े दुश्मन को रास्ते से हटा दिया और अपने साम्राज्य का रास्ता एकदम साफ कर लिया। तो उसकी जीत का पहला बड़ा सीक्रेट था तुलुगमा नाम की एक लड़ाई की तरकीब। ये बड़ी चालाक रणनीति थी। इसमें वो अपनी सेना के टुकड़े कर देता था और दुश्मन को चारों तरफ से घेर लेता था। पानीपत में यही हुआ। लोधी की बड़ी सी सेना तो बस सामने से लड़ रही थी, और बाबर के घुड़सवारों ने अचानक पीछे से और साइड से हमला बोल दिया। दुश्मन सेना में ऐसी भगदड़ मची कि उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला। और बाबर का दूसरा और शायद सबसे बड़ा तुरुप का इक्का था टेक्नोलॉजी। वो अपने साथ तोपें और बारूद वाली बंदूकें लेकर आया था। अब जरा सोचिए, उस सेना के बारे में जिसने कभी तोप की वो कान फाड़ देने वाली आवाज सुनी ही ना हो, और अचानक उनके सामने से आग और धुएं के गोले बरसने लगे। ये सिर्फ एक मिलिट्री एडवांटेज नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन था जिसने दुश्मन के हौसले ही तोड़ दिए। पर रुकिए, बाबर की कहानी सिर्फ तलवार, तोप और लड़ाइयों की नहीं है। वो एक योद्धा तो था ही, पर साथ ही वो एक कमाल का लेखक भी था। और सबसे अच्छी बात यह है कि उसने अपनी जिंदगी की कहानी खुद अपनी कलम से लिखी। उसकी किताब का नाम है तुजुक-ए-बाबरी, जो उसने अपनी भाषा चगताई तुर्की में लिखी।
और ये किसी राजा की लिखी हुई बोरिंग किताब नहीं है। इसमें वो अपनी जीत हार के बारे में बड़ी ईमानदारी से लिखता है। वो हिंदुस्तान के मौसम के बारे में लिखता है, यहाँ के फलों, फूलों और जानवरों के बारे में बताता है। उसे यहाँ के आम इतने पसंद आए कि उन पर कई पन्ने लिख डाले, पर वो यहाँ की गर्मी और धूल मिट्टी से परेशान भी था। मतलब ये किताब आपको एक शहंशाह के दिमाग के अंदर झांकने का एक अनोखा मौका देती है। अच्छा, इतनी लड़ाइयाँ लड़ी, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, तो लगता होगा कि बाबर ने सालों साल आराम से राज किया होगा। लेकिन असल में ऐसा हुआ नहीं। हैरानी की बात है कि हिंदुस्तान पर उसकी हुकूमत बहुत ही कम समय की थी। पानीपत की उस बड़ी जीत से लेकर 1530 में अपनी मौत तक बाबर ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की सिर्फ 4 साल, और इन 4 सालों का भी ज्यादातर हिस्सा लड़ाइयों में ही बीत गया। उसे अपने नए साम्राज्य को संवारने का, मजबूत करने का ज्यादा वक्त ही नहीं मिला। यहाँ तक कि उसकी आखिरी ख्वाहिश भी उसके दिल की बात कहती है। जब उसकी मौत हुई तो उसे पहले आगरा में ही दफनाया गया, लेकिन उसकी वसीयत थी कि उसे काबुल ले जाया जाए। बाद में उसके अवशेषों को काबुल ले जाकर उसके सबसे पसंदीदा बाग में दफनाया गया। मतलब हिंदुस्तान का बादशाह बनने के बाद भी उसका दिल हमेशा काबुल के लिए ही धड़कता रहा। और बस यहीं पर बाबर की कहानी का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। राज किया सिर्फ 4 साल, लेकिन उसने जो नींव रखी वो इतनी मजबूत निकली कि उस पर उसकी आने वाली नस्लों ने 300 से भी ज्यादा सालों तक हुकूमत की। वो मुगल साम्राज्य की उस आलीशान इमारत का पहला पत्थर था, सबसे मजबूत पत्थर। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि बाबर की उस नींव में ऐसा क्या था, ऐसा क्या खास था कि सिर्फ 4 साल की मेहनत पर 300 साल की एक शानदार इमारत खड़ी हो गई। शायद जवाब उसकी नई फौजी तकनीक में है, या उसकी कभी हार न मानने वाली जिद में, या फिर उस बड़े सपने में जो उसने भविष्य के लिए देखा था। बाबर की कहानी हमें शायद यही सिखाती है कि विरासत की उम्र हुकूमत के सालों से तय नहीं होती।